दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने डीपीएसपी के बारे में चर्चा की थी, उसके बैकग्राउंड के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम उनके आर्टिकल्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि पहले भी बताया था कि डीपीएसपी, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, जो कि संविधान के पार्ट 4 का भाग है, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक कवर होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि डीपीएसपी ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, स्टेट के द्वारा जारी की गई पॉलिसीज़ होती हैं, जिनको कि हम कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते, यानी कि डीपीएसपी नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट होते हैं। तो आइए हम एक एक करके शुरुआत करते हैं एक आर्टिकल्स की, जिसमें कि सबसे पहले आर्टिकल की बात करें तो आता है आर्टिकल 36, जो कि एक तरीके का डेफिनेशन क्लॉज है। आर्टिकल 36 बिल्कुल जैसे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 था, जिसमें कि स्टेट की बात की गई थी, उसी तरीके से आर्टिकल 36 में भी स्टेट के बारे में बात की गई है। इसमें उन स्टेट्स के जरिए बताया गया है कि किन किन इंस्टीट्यूशंस को या किन किन हिस्सों को हम स्टेट का दर्जा देंगे। आर्टिकल 36 सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन क्लॉज है, स्टेट के बारे में इसमें चर्चा हुई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में सिंपली चर्चा की है कि डीपीएसपी नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है, जिसमें कि अगर कोई भी अधिकार जो कि डीपीएसपी में मेंशन है, स्टेट उसको जारी नहीं करता है या उसको फॉलो नहीं करता है, तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, या कोई भी नागरिक उनके खिलाफ, उस राज्य के खिलाफ कोर्ट में उनको एनफोर्स नहीं करवा सकता है। ये टोटली डिस्क्रिशनरी होता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो पॉलिसीज़ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। फंडामेंटल राइट जस्ट उसका अपोजिट है कि वो हमारे अधिकार हैं, उनका अगर उल्लंघन होता है, उनका वायलेशन होता है, तो हम कोर्ट्स में जा सकते हैं, उनको हम एनफोर्स करवा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 37 ये साफ साफ ये मेंशन करता है कि हम डीपीएसपी को कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 37। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ही मेंशन है कि यहाँ पर 3 जस्टिस की बात की गई है, जो कि है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जिनको अचीव करना है, जिसमें कि इन डीपीएसपी के थ्रू ही हम इनको एनफोर्स अचीव कर सकते हैं। कोई भी गवर्नेंस है, यानी कि एक तरीके से फ्यूचर गवर्नेंस जो भी होगी, उसके लिए ये फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर उनको पॉलिटिक्स में अपना वर्चस्व रखना है, अपनी एक तरीके से सत्ता में रहना है, तो उनको पॉपुलर वोट हासिल करना पड़ेगा, जिससे कि उनको बेहतर तरीके से पॉलिसीज़ पेश करनी होंगी और पब्लिक को एक तरीके से पब्लिक का सपोर्ट उनको चाहिए होगा। तो पब्लिक का सपोर्ट वो तभी पा सकते हैं जब वो बेहतर से बेहतर पॉलिसीज़ नागरिकों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, स्टेट के सिटीजन्स के लिए लेकर आते हैं। तो उनको इसीलिए डीपीएसपी को एक तरीके से रिस्पेक्ट करना ही होगा। कोई भी राज्य अगर कानून बनाता है तो उनको डीपीएसपी को फॉलो करना ही होगा। तो ये हो गई आर्टिकल 37 की बात। अब आते हैं हम आर्टिकल 38 पर। आर्टिकल 38 बात करता है कि कोई भी राज्य अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति और सुविधाओं तथा अवसरों में असमानता को कम कर ये सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक जो व्यवस्था है, असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्थाओं की, उनकी स्थिति को, उनको सुरक्षित और संरक्षित कर लोगों के फ्यूचर को सिक्योर करेगा, एक तरीके से उनका कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। एक तरीके से कहें तो यहाँ पर आर्टिकल 38 सीधे सीधे बात करता है कि कोई भी सोशल वेलफेयर के लिए जो कार्य किए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा, वो बिना किसी असमानता को देखते हुए, यानी कि भेदभाव किए बिना उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, जिसमें कि जो सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक न्यायों को सुनिश्चित कर सके। ऐसे सोशल वेलफेयर्स को स्टेट को बढ़ाना होगा। वहीं कुछ बात करें हम ऐसे सोशल वेलफेयर्स की जिसमें कि जो नागरिक होंगे उनकी आय में बढ़ोतरी हो, उनको सुरक्षित महसूस हो, उनको संरक्षित एक आवास मिल सके। तो यहाँ पर उन सोशल वेलफेयर्स की बात की जा रही है। फिर आते हैं हम आर्टिकल 39 पर। आर्टिकल 39 एक तरीके से बात करें, राज्य सरकार अपने राज्य में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएगा, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं वो करेगा लोगों के लिए, जिससे कि उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके, सुरक्षित बनाया जा सके। उनके कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होंगी राज्य सरकार की जिससे कि जो इक्वलिटी है, इकोनॉमिक है और सोशल जस्टिस है वो मिल सके। जैसे कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इनमें से हो गई, जैसे जो नागरिक होंगे उन सभी नागरिकों के लाइवलीहुड को पर्याप्त साधन दिए जाएंगे। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण पर भलाई के लिए, यानी कि जो स्वामित्व और नियंत्रण है उनको जन सुविधाओं की भलाई के लिए व्यवस्थित करेगी राज्य सरकार। इसके अलावा वो ये देख रेख करेगी कि जो धन है, जो ज़्यादातर जो मार्केट है वो किसी एक के हाथ में ना जाए, यानी कि कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रित ना हो जाए। में जो महिला होंगी, पुरुष होंगे, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि जो मजदूर हैं उनकी शक्ति का, उनके स्वास्थ्य का, उनको सुरक्षा दी जा सके, उनको बेहतर सुविधा दी जा सके। और जो बच्चे होंगे, जो बच्चों का जो बचपन है और युवाओं के जो युवावस्था है उनका शोषण ना हो सके। तो ये आर्टिकल 39 में स्टेट ये सुनिश्चित करेगी, ये पॉलिसीज़ लेकर आएगी जिससे कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस अचीव किया जा सके। इसके बाद ही आर्टिकल 39A जो कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसमें जोड़ा गया था, जिसमें कि बात की गई है जो गरीब हैं उनको निःशुल्क कानूनी सलाह देने की बात की गई है, यानी कि जो गरीब हैं उनको फ्री लीगल एड देने की बात आर्टिकल 39A में की गई है। क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो कि किसी लीगल मैटर्स में उनके पास इतना पर्याप्त धन नहीं होता कि वो अपने लिए कोई वकील हायर कर सकें या वो कुछ ऐसी कानूनी उसमें जा सकें जिससे कि उनको प्रॉपर उनको व्यवस्था हो पाए। तो इसीलिए राज्य सरकार ऐसे गरीबों के लिए फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करेगी, यानी कि निःशुल्क कानूनी व्यवस्था, कानूनी जो सलाह होगी वो उनको दी जाएगी। और हो सकेगा तो सरकार उनको एक वकील भी प्रोवाइड करेगी अगर कुछ ऐसा मैटर होता है। तो आर्टिकल 39A के तहत यही बात की गई है। अब आर्टिकल 40 की बात करें, यानी 39 और 39A के बाद अब हम बात करते हैं आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायतों की, यानी कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों की जो स्वशासन की इकाइयों का गठन करने के लिए, संगठित करने के लिए कदम उठाएगी। एक तरीके से कहें तो हर एक राज्य सरकार ग्राम पंचायत लेवल पर उनको स्वशासन करने की जो इकाई हैं उनको संगठित करने का, उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी। ये बात हो गई आर्टिकल 40 की, यानी कि सीधी सीधी बात कहें तो आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायतों की। फिर है आर्टिकल 40 के बाद आर्टिकल 41 जो कि बात करता है, ये भी राज्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है जो एक तरीके से जो बेरोजगार हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, बीमार हैं, जो विकलांग हैं, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य सरकार जो व्यक्ति बेरोजगार होगा, उनकी जो राज्य के जो नागरिक होंगे उनमें अगर कोई बेरोजगार है, बूढ़े हैं जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों ही शामिल होते हैं, इसके अलावा
जो बीमार व्यक्ति होंगे, विकलांग होंगे, उन मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के पूरे अधिकार उनको सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। यानी कि राज्य सरकार इन लोगों को उनके कार्य करने और शिक्षा प्राप्त करने का, सार्वजनिक सहायता देने का पूरा इंतज़ाम करेगी। इसके बाद आर्टिकल 42 बात करता है राज्य जो एक तरीके से न्याय संगत और जो मानवीय परिस्थिति हैं उनके प्रति सुनिश्चित करेगी। यानी कि राज्य जो है वो अपने राज्य में न्याय संगत तरीके से मानवीय परिस्थितियों का पूरा ध्यान रखेगी, उनका पूरे से पूरा सुरक्षित नागरिकों को सुरक्षित करेगी। इसके अलावा जो मातृत्व राहत है यानी कि मदरहुड को भी एक तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कोई भी महिला अगर मातृत्व में है तो उनके लिए भी प्रावधान करेगी। राज्य सरकार मदरहुड को भी एक तरीके से यहाँ पर मेंशन करेगी, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करेगी। अगर कोई वर्किंग वुमेन है, अगर वो मदरहुड पीरियड में चल रहा है तो एक तरीके से उसको जो मैटरनिटी जो लीव हैं यहाँ पर एक तरीके से उन सब की बात की गई है। फिर आता है आर्टिकल 43 में कहा गया है, जो आर्टिकल 43 है उसमें राज्य को एक तरीके से आदेश है, राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी कारीगर होंगे उनको सही वेतन पर सही योग्य निर्वाह करने योग्य मजदूरी या उनको काम प्रोवाइड करेगा। उचित जीवन स्तर सुनिश्चित हो सके, उनका इतने लिमिट तक उनकी जो मजदूरी है उनको उस हिसाब से मिलनी चाहिए कि जो उनका लाइवलीहुड है वो अच्छे से चल सके। सुनिश्चित करने का वो ये प्रयास करेगी राज्य सरकार कि जो उनका जीवन स्तर है वो बेहतर ढंग से चल सके। इसके अलावा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देगी। यानी कि जो अगर शहर में हैं तो उनको जो शहर राज्य में जो शामिल शहर होंगे यानी अर्बन एरियाज़ होंगे उनमें जो लेबर्स होंगे उनको उनके लाइवलीहुड के अकॉर्डिंग या उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम प्रोवाइड करेगी, वर्क प्रोवाइड करेगी। तो वहीं जो रूरल एरियाज़ होंगे ताकि जो ग्रामीण व्यक्ति हैं उनको अपने गांव के सीमित दायरे में ही यानी कि उनको शहर में आना ना पड़े, उनको वहीं पर उनके हिसाब से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, जिससे कि सहकारी आधार पर या व्यक्तिगत आधार पर उनको वहीं पर रोजगार मिल सके, उनको रोजगार के लिए शहरों में आना ना पड़े। तो इसीलिए राज्य सरकार को शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों में ही प्रॉपर व्यवस्था काम की करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये बात हो गई आर्टिकल 43 की। अब आते हैं आर्टिकल 43A पर, जिसको कि अमेंडमेंट यानी कि इसका भी अमेंडमेंट किया गया था और ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया था। 3rd A है आर्टिकल 43A में ये कहा गया है कि उद्योगों के जो प्रबंधन है उनमें श्रमिकों की भी जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का निर्देश राज्य सरकार दे सकती है। यानी कि एक तरीके से कहें तो जो उद्योग होंगे या उनके जो मैनेजमेंट है उनमें जो श्रमिक होंगे, लेबर्स होंगे, उनकी भी साझेदारी या उनकी भी भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित करते दिखाई देगी राज्य सरकार। अब आते हैं आर्टिकल 43B, यानी आर्टिकल 43 के दो पार्ट्स हो गए, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 43B, जिसमें कि 43A में कहा गया है कि उद्योगों में या मैनेजमेंट में जो लेबर्स होंगे उनकी यहाँ पर भागीदारी की बात की गई है, उनके उसमें सहयोग की बात की गई है। तो 43B में कहा गया है कि सहकारी समितियों के यानी 43B में सहकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के बारे में बात की गई है। यानी कि यहाँ पर एक सेल्फ बिजनेस की या स्वैच्छिक गठन की जो हम समितियाँ बनाई गई हैं, कोऑपरेटिव सहकारी समितियाँ बनाई गई हैं, उनकी बात की गई है। स्वायत्त जो अपने सेल्फ बिजनेस हैं
लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन की बात यहाँ पे बढ़ावा देने की बात की गई है, जो कि राज्य सरकार आर्टिकल 43B में ये काम करेगी। फिर आते हैं आर्टिकल 44 की तरफ, जो कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो नागरिक संहिता है, जो भारत के जो राज्य होंगे वो अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास यहाँ पर करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यही कहता है कि जो नागरिकों के लिए एक समान संहिता बनाई जाएगी, उनके धर्म के आधार पर वहाँ पर कोई अलग सजा का प्रबंधन या उनके लिए धर्म के हिसाब से वहाँ पर नहीं होगा। अपने राज्य में एक समान नागरिक माने जाएंगे, वो किसी भी धर्म के हों, उन्होंने कोई भी क्राइम किया हो या कुछ भी होगा, उनको एक नज़र से ही देखा जाएगा। यही कहता है समान नागरिक संहिता। इसके बाद आर्टिकल 45 की तरफ आते हैं। आर्टिकल 45 बात करता है कि राज्य के 6 वर्ष के अंदर जितने भी बच्चे होंगे या 6 इयर्स तक के आयु के पूरी करने पर जितने भी बच्चे होंगे, उनको प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उनको शिक्षा प्रदान करने का अधिकार मिलेगा। यानी कि राज्य में जितने भी बच्चे होंगे जो कि 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, तो उनको पूरी बाल्यावस्था देखरेख करने का और उनको शिक्षा प्रदान करने का यहाँ पर राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। इसके बाद आर्टिकल 46 बात करते हैं कि राज्य सरकार जो कमज़ोर वर्ग हैं, विशेषकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास यानी SC, STs एंड OBCs के लिए एक तरीके से विशेष उनको एक क्या लेके आएगी, रिजर्वेशन क्राइटेरिया लेकर आएगी, क्योंकि ये एक तरीके से इन कमज़ोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा मिल सके। यानी कि इन वर्गों के यानी SC, STs एंड OBCs के वर्ग जो होंगे उनको राज्य सरकार रिजर्वेशन इसलिए देगी ताकि उनके जो आर्थिक और जो शैक्षिक जो पद हैं या उनको जो स्तर है शैक्षिक और आर्थिक स्तर उनका सुधर सके। तो इसीलिए राज्य सरकार इनको बढ़ावा देगी ताकि उनको रिजर्वेशन दिया जा सके और समान इक्वलिटी यहाँ पर उनको प्रोवाइड करेगी। आर्टिकल 47 पर आते हैं, यानी 46 के बाद अब है आर्टिकल 47 की बात। यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और उनके बेहतर पोषण स्तर का इंतजाम करेगी। यानी एक तरीके से राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए जो कदम होंगी, जो जितने भी ज़रूरी कदम होंगे वो उठाएगी राज्य सरकार। नशीले पेय पदार्थों का स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक होगा, उन नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाया जाएगा और लोगों के पोषण स्तर पर ध्यान दिया जाएगा, जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके, उनके उस तरीके से उनके जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाया जा सके, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार किया जा सके, वो उस ओर कदम उठाएगी। तो यहाँ पर आर्टिकल 47 सीधी सीधी यही बात करती है। फिर है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में उन जानवरों की बात की गई है जो दुधारू हैं, यानी कि जो दूध देने वाले पशु हैं उनको संरक्षित करने की बात की गई है, जैसे गायों, बछड़ों और या अन्य जो दुधारू जानवर हैं उनको उनके वध पर रोक लगाने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए एवं मवेशियों को पालने और उनकी नस्लों को सुधार करने के लिए यहाँ पर राज्य सरकार समय समय पर कदम उठाती रहेगी। एक तरीके से कहें तो यहाँ पर स्टेट की एक ऑब्लिगेशन एनिमल्स की तरफ भी है, एनिमल हस्बेंड्री की यहाँ पर बात की गई है। कृषि और पशुपालन को भी आधुनिक और वैज्ञानिक आधार
पर उसको गौर करना होगा, यानी संगठित करना होगा। राज्य सरकार एक तरीके से जो कृषि है या पशुपालन है उनको एक तरीके से एडवांसमेंट उनको देना होगा, वैज्ञानिक संसाधन वहाँ पर फार्मर्स को प्रोवाइड करने होंगे, जो एक से एक बेहतर जो पशुओं के लिए होगा वो किसानों को, मवेशियों को वो सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। ये आर्टिकल 48 में कहा गया है। फिर आते हैं आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A भी 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है, जिसमें पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है, जिसमें इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की, उनको सुधार करने की तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। यानी जिस राज्य में जो पर्यावरण होगा या जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी या जो भी होंगी उनको प्रोटेक्ट करने की, उनको कंजर्व करने की बात की गई है। उनमें जो रहने वाले जानवर होंगे उन वनों में उनको प्रोटेक्ट करने की, उनके ऊपर कोई दिक्कत ना हो, जगह जगह उन वनों की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा की जा सके, उस ओर राज्य सरकार कदम उठाएगी। फिर है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 बात करता है कि राज्य की जो जितनी भी कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व की जो स्मारक हैं, यानी कि एक तरीके से कहें कि जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की, उनको संरक्षित करने की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार करेगी। समय समय पर उनको जो भी उनका मेंटेनेंस होगी एक तरीके से वो राज्य सरकार करेगी। उनके उन स्थानों की रक्षा करेगी जिस जगह पर वो ऐतिहासिक जो स्मारक हैं या वो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको वो संरक्षित रख सकती है। फिर है आर्टिकल 48A के बाद में आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। सेपरेशन पावर्स की बात किस तरीके से कि जो आपके लोक सेवाओं में जो न्यायपालिका और कार्यपालिकाएं हैं उनकी जो कार्य होंगे, उनको पावर्स जो होंगी उनकी सेपरेट होंगी, कोई किसी के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगा। जो जुडिशरी सिस्टम होगा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दोनों के कार्य अलग अलग करने के जो भी कदम होंगे वो राज्य सरकार उठाएगी। अब आते हैं डीपीएसपी के अगले और आखिरी आर्टिकल पर जो कि है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में ये कहा गया है कि राज्य यहाँ पे ये घोषणा करता है कि राज्य जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होंगे या अंतर्राष्ट्रीय शांति जो जितने भी मुद्दे होंगे और सुरक्षा स्थापित करने के जो प्रयास किए जाएंगे सरकार द्वारा, जो केंद्र सरकार द्वारा, उसमें राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। वो एक तरीके से जितना भी जो राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के जो प्रयास होंगे वो राज्य सरकार करेगी। राष्ट्र के साथ यानी कि जो केंद्र सरकार होगी उसके साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो आपके संधि होंगी उनके दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देगी। इसके अलावा जो मध्यस्थता द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे, यानी कि जो अगर कोई विवाद है जिसको हम मीडिएशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं तो उसको भी वो प्रोत्साहित करेगी। कि यहाँ पर आर्टिकल 51 एक तरीके से सीधे सीधे ये बात करता है कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स होंगे या जितने भी उनकी सुरक्षा स्थापित करने वाली जो जितने भी कदम उठाएंगे वो राज्य सरकार पूरा केंद्र का साथ देगी। उनके पूरे न्यायपूर्ण तरीके से सम्मानजनक तरीके से उनको संबंध स्थापित करेगी। कानून जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून होंगे या संधि जितनी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उनको फुलफ़िल करेगी और मीडिएशन के थ्रू जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे उनको सुलझाने के लिए केंद्र सरकार को प्रोत्साहित करेगी। तो ये हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल्स हो गए। हमने उनको धीरे धीरे करके सब एक तरीके से डिस्कस कर लिया है। जो भी उनमें बात की गई है वो सब हमने कवर कर लिया है। इससे संबंधित कुछ और भी जो रह गया होगा तो वो हम अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। धन्यवाद।